4 फरवरी 1982 को अटलांटिक ओशियन में सफर करते हुए स्टीवन कालाहन नाम के समुद्री यात्री की शिप में एक भारी ऑब्जेक्ट के साथ टक्कर होती है और देखते ही देखते समुद्र का पानी इनकी शिप में भरना शुरू होता है और जैसे तैसे ये वहां से अपने आप को बचाकर निकलते हैं और यहां से शुरू होती है इनकी अगले 76 दिन की ऐसी सर्वाइवल स्टोरी जिसने सामने आने के बाद दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों, ये कहानी है सर्वाइवल की, एक ऐसी स्टोरी जिसमें एक इंसान तन्हा बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच उसकी शिप टूट चुकी थी और उसने अपने आप को एक राफ्ट पर सवार कर कैसे 76 दिन तक समुद्र में बिना किसी सहायता के और सिर्फ अकेले के दम पर किस तरह वो समुद्र से बाहर आया और किस तरह उसने अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी। दोस्तों, वो टाइम था सन 1981 का, जब स्टीवन कालाहन ने अटलांटिक ओशियन में अपनी जर्नी शुरू की अपने खुद के द्वारा बनाए गए हैंडमेड शिप के द्वारा, जिसका नाम रखा गया था नेपोलियन और इसकी लंबाई थी 21 फीट लगभग। और इस शिप के साथ ये अपनी जर्नी कर रहे थे। पहले हफ्ते ये अटलांटिक ओशियन में अपनी जर्नी करते हैं, उसके बाद जब दूसरा हफ्ता आता है और ये वहां से रिटर्न हो रहे होते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी सोलो ट्रिप पर गए थे जिसमें बहुत ज्यादा एडवेंचर और थ्रिल थी और ये खुद से ये काम करना चाहते थे। इनके साथ कोई क्रू मेंबर नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, ये बिल्कुल अकेले सोलो ट्रिप करना चाहते थे। दोस्तों, पहले हफ्ते तो स्टीवन कालाहन की बोट यानी शिप बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन अगले हफ्ते क्या होता है कि वहां पर आंधी और तूफान आता है। अटलांटिक ओशियन में आंधी और तूफान आना आम बात है। उसके साथ ही जब ये देखते हैं कि इनकी शिप को एक बड़े ऑब्जेक्ट के साथ टक्कर लगी। दोस्तों, आज भी बात क्लियर नहीं है कि स्टीवन कालाहन की शिप को किस चीज के साथ टक्कर लगी थी। इनका मानना है कि या तो वो व्हेल थी या वो एक शार्क, बड़ी शार्क मछली थी जिसकी वजह से मेरी शिप को टक्कर लगी। और जैसे ही अपने केबिन से बाहर निकलकर देखते हैं कि इनकी शिप में पानी भरने लगता है। दोस्तों, देखने के साथ ही इनको मंजर समझ में आ जाता है कि ये शिप पर नहीं रह सकते, इस शिप को छोड़ना होगा। दोस्तों, स्टीवन कालाहन को अपनी शिप छोड़ने के साथ 1% भी आइडिया नहीं था कि अगले लम्हे में या अगले घंटे या अगले दिन में उनके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, जब स्टीवन कालाहन को ये बात समझ में आ जाती है कि ये शिप छोड़ना होगी, तो भी वहां पर एक राफ्ट होती है। राफ्ट एक ऐसा इक्विपमेंट होता है, एक ऐसा कैनोपी वाला यंत्र होता है जिसके साथ ही जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन में इसको यूज किया जाता है। इसको फोल्ड करके रखा जाता है। ये फोल्डेबल होती है, ज्यादातर रबर और नायलॉन की बनी होती है। और दोस्तों, इस पे सवार होकर इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसमें ट्विस्ट ये है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये हवा या पानी के बहाव के साथ ही चलती है। और दोस्तों, स्टीवन कालाहन ने जैसे तैसे एक राफ्ट का अरेंजमेंट किया और उस राफ्ट पर आने के बाद इनको लगा कि अब अगले मेरे साथ कोई ऑप्शन तो है नहीं रेस्क्यू का, क्योंकि ना तो इनके साथ कोई दोस्त था, ना कोई क्रू मेंबर जो आगे आगे इन्फॉर्म कर देगा कि वहां पर एक बंदा फंसा हुआ है। सेम टाइम में देखते हैं कि मेन का जो भी सामान था, इमरजेंसी का या इनके खाने पीने का सामान, वो सारा शिप के साथ डूब रहा था। दोस्तों, डूबती हुई शिप में स्टीवन कालाहन ने कई बार गोता लगाया और इन्होंने इस बात को समझते हुए कि मुझे का सामान की जरूरत पड़ने वाली है, वहां से एक स्लीपिंग बैग, स्पेयर गन यानी जो मछली पकड़ने के लिए गन होती है, और इमरजेंसी किट और अपना जरूरत का सामान उस डूबती हुई शिप में से जैसे तैसे मुश्किल से निकाल कर ये अपनी राफ्ट पर सवार हुए। दोस्तों, राफ्ट पर सवार होने के बाद ही स्टीवन कालाहन को समझ में आया कि इस अब आगे की जर्नी कुछ आसान नहीं है और आगे की लाइफ बहुत मुश्किल होने वाली है। दोस्तों, स्टीवन कालाहन की जर्नी अगले 76 डेज चलने वाली थी। 76 डेज के बाद स्टीवन कालाहन को रेस्क्यू किया गया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कैसे स्टीवन कालाहन ने खुद को 76 डेज के लिए उस समुद्र में जीवित रखा और किस तरह ये सही सलामत वापस लौटकर जमीन पर आए। दोस्तों, आगे की बात करेंगे 2012 में द गॉर्जियन न्यूज़पेपर को दिए गए इंटरव्यू के बारे में, जो स्टीवन कालाहन ने खुद बताया। इनके पास सबसे पहला चैलेंज आया पानी का, कि समुद्र के बीचों बीच पीने का पानी कैसे अरेंज किया जाए। दोस्तों, इन्होंने जो डाइव लगाई थी और जो इमरजेंसी किट ये अपनी नाव से लेकर आए थे, उसमें इनको कुछ ऐसे यंत्र मिले थे जिसका नाम था सोलार स्टिल। सोलार स्टिल वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने के यंत्र जो इमरजेंसी किट में पड़े हुए थे, वो पानी को प्यूरिफाई करने के काम आते थे। लेकिन ये इतने आसान इनको यूज करना नहीं था, ये काफी टेक्निकल चीज थी जिसको समझने के लिए इनको समझ नहीं आता। तो वो टोटल 3 होते हैं, जिसमें से ये एक को कट करके रिवर्स इंजीनियर करते हैं कि ये किस तरह काम करता है, और फिर वहां से इनको उसकी टेक्निक समझ में आ जाती है कि ये किस तरह इसको किस तरह यूज करना है। और फिर वहां से ये बाकी के 2 के जरिए ये अपना पानी का फिल्टर करने का काम करते हैं। उससे बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इनको थोड़ा बहुत पानी मिल जाता था। इनके पास दूसरा ऑप्शन था बारिश का पानी, यानी जब बारिश हो तो ज्यादा से ज्यादा उस पानी को कलेक्ट किया जाए और उसको यूज किया जाए। और स्टीवन ऐसा ही करते थे। जब भी बारिश होती थी तो ये कोशिश करते थे कि ज्यादा से ज्यादा बारिश के पानी को इकट्ठा करके जमा किया जाए। और दोस्तों, स्टीवन के सामने अगला चैलेंज जो था वो था खाना, क्योंकि सिर्फ पानी पर रहकर कोई इंसान अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, उसको खाना भी चाहिए होता है। हालांकि स्टीवन ने अपनी डूबती हुई नाव से कुछ खाना निकालने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम तो स्टीवन को यह भी पता नहीं था कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं, या मैं राफ्ट पर सवार हो पाऊंगा या नहीं। तो जो थोड़ा बहुत खाना था वो स्टीवन के साथ बहुत ही जल्द खत्म हो गया और फिर स्टीवन को जरूरत हुई खाने की। अब स्टीवन ने अपने साथ जो इमरजेंसी किट और स्पेयर गन ली थी, उस स्पेयर गन का यूज करते हुए
एक फिश होती है जिसका नाम है माही माही और ट्रिगर फिश। ये ऐसी फिश होती हैं जो समुद्र की ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं और जो इनकी राफ्ट के आसपास रहती थी, तो वहां से स्टीवन ने उन फिश का शिकार करना शुरू किया। स्टीवन ने फिश का शिकार करना और इनकी राफ्ट पर लगने वाले जो बार्नेकल्स, हमारे यहाँ जिसको घोंगा कहते हैं, घोंगे, फिश और जो कुछ पक्षी इनकी नाव के पास आ जाते थे, क्योंकि जब ये फिश पकड़ते थे तो फिश के टुकड़े काट काट कर समुद्र में फेंकते थे और इसी चीज ने इनकी काफी हेल्प भी की, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके साथ जो कुछ पक्षी इनकी राफ्ट के पास आ जाते थे, ये उनका भी शिकार कर लेते थे। और दोस्तों, ये तीनों चीजें, फिश, घोंगे और पक्षी, जो स्टीवन ने शिकार किए, इन्होंने वो सिर्फ और सिर्फ कच्चे ही खाए, क्योंकि उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था। वे उसको पकड़ते थे, चाकू से कट करते थे और जैसे भी हो सकता था ये कच्चे ही उनका मांस खाकर इन्होंने अपना जीवन सरवाइव किया। दोस्तों, उम्मीद और स्ट्रगल की कहानी यही खत्म नहीं होती है। स्टीवन को अपनी राफ्ट पर तैरते हुए 14 दिन हो चुके थे जब इनको पहली शिप दिखाई दी। दूर से जाती हुई शिप दिखाई दी, इनके चेहरे पर उम्मीद की किरण हुई। इन्होंने जैसे ही एक फ्लेयर लाइट होती है, जो एक छोटी छड़ी होती है जिसको घिसने के बाद उसमें से लाइट निकलती है, जो ये संकेत होता है कि यहाँ पर कोई है, उसको रेस्क्यू किया जाए। इन्होंने उस लाइट का काफी यूज किया, लेकिन उस शिप को ये नजर नहीं आए और मायूसी के साथ ही स्टीवन कलाहन अपने राफ्ट में वापस चले जाते हैं और देखते हैं इनके सामने से वो शिप गुजर जाती है। दोस्तों, स्टीवन की फुल जर्नी में ये कोई ऐसी पहली शिप नहीं थी जो इनके सामने से गुजर के गई थी, लेकिन ये उससे अपनी हेल्प नहीं कर पाए थे। दोस्तों, इनके सामने से टोटल 9 शिप्स थी जो गुजर के चली गई थी, लेकिन कोई भी इनको नोटिस नहीं कर पाया था। और दोस्तों, इनके चैलेंजेस थे जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि जहां ये थे, जिस वाटर में इनकी राफ्ट इधर से उधर जा रही थी, तो टाइम टाइम पर इनके सामने शार्क्स मछली का चैलेंज आता था। और एक टाइम ऐसा आया, इनकी जर्नी के 50वें दिन एक टाइम ऐसा आया जब इनकी राफ्ट में जो पंक्चर हुआ और उसकी वजह से उसमें पानी भरना शुरू हुआ और वो डूबने के कगार पर। स्टीवन बताते हैं कि राफ्ट के पंक्चर होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद अब कुछ ही घंटे की जिंदगी बची है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही स्ट्रगल और होप, उम्मीद की कहानी है कि किस तरह एक इंसान बीच समुद्र में तन्हा, जिसके साथ कुछ नहीं है, किस तरह अपने आप को संभालता होगा या मोटिवेट करता होगा। लेकिन दोस्तों, स्टीवन ने सोचा कि कितने ही ऐसे लोग जो समुद्र में खो गए, जिनके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन मैं अपने आप को यहाँ नहीं मरने दूंगा और मैं यहाँ से किसी भी तरह से वापस निकलूंगा। दोस्तों, स्टीवन ने ये शिप, जो पहली शिप इनकी डूबी थी, वो खुद बनाई थी, तो स्टीवन ने सोचा कि मैं इस राफ्ट में भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर सकता हूँ। स्टीवन ने देखा कि उस पंक्चर को ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं और स्टीवन बताते हैं कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि मैं पिछले 50 दिन से समुद्र में भटक रहा था और मैंने बहुत स्ट्रगल किया था। अब अगर ये राफ्ट की पंक्चर की वजह से ये डूबी और मैं गया, तो समझो कि कुछ नहीं बचा और मेरे उस स्ट्रगल के कोई मायने नहीं है। दोस्तों, स्टीवन के समुद्र से वापस आने की कहानी में एक बात यह भी है कि कहीं ना कहीं एडवेंचरर थे और इससे पहले भी कई सारी ट्रिप्स पर जा चुके थे। दोस्तों, द गॉर्जियन से बात करते हुए स्टीवन बताते हैं कि दोस्तों, अगर मैं अपना पूरी जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं जहन्नम के कोने में बैठकर जन्नत का व्यू देख रहा था। जो रात का समय होता था, अनलिमिटेड समुद्र और अनलिमिटेड खुला आसमान, खिलते तारे, उसके बारे में स्टीवन बताते हैं कि ऐसा महसूस होता था जैसे मैं एक जहन्नम के कोने में बैठा हूं और मेरे सामने जन्नत के नज़ारे हैं। लेकिन ये लम्हा कुछ ऐसा था जो मेरी जिंदगी के लिए हमेशा से यादगार रहा है। 76 दिन के इस बड़े स्ट्रगल के बाद वो टाइम आया जब स्टीवन के घर वापस जाने का टाइम आया। दोस्तों, किसी ने नहीं सोचा था कि किस तरह इनका जो ये शिकार करते थे, उसके जो छोटे टुकड़े होते थे, जो एक्स्ट्रा पीस होते थे, उसको समुद्र में फेंकते रहते थे। उसकी वजह से उसको पकड़ने के लिए और मछली आती थी खाने के लिए, और उन मछलियों के लिए, छोटी मछलियों के लिए वहां के जो आसपास के पक्षी थे वो उन मछलियों को पकड़ने के लिए आते थे। और इसी चीज को नोटिस किया वहां से गुजरती हुई एक शिप के कुछ फिशरमैन ने, जो शिप में मछली पकड़ने के लिए जा रहे थे, और वो देखते हैं कि कुछ है जहां पर बहुत सारे पक्षी हैं और कुछ एक राफ्ट सा उनको नजर आता है, और वो देखकर आते हैं। जब वो आते हैं इनके पास तो देखते हैं कि यहाँ तो एक इंसान है, और इस तरह इनका रेस्क्यू होता है। और दोस्तों, स्टीवन कलाहन ने इस रेस्क्यू के टाइम को भी बताया कि किस तरह जब उस रेस्क्यू का टाइम आया तो ये भावुक हो गए और इन्होंने अपने हाथ समुद्र में फैला दिए। जो फिश इनके साथ थी या जिनको इन्होंने शिकार करके खाया था, जिसकी वजह से ये जीवित थे, ये उनको बस टच करना चाहते थे, लेकिन फिश तो फिश हैं, वो टच करने का मौका थोड़ी देती है। उन फिशरमैन ने इनको निकालकर वहां से हॉस्पिटल पहुंचाया। जब इनको रेस्क्यू किया गया तो ये अपनी बॉडी का 1/3 वेट खो चुके थे और इनको अपने पैरों पर वापस खड़े होने में लगभग 6 हफ्ते का टाइम लग गया, जिसके बाद ये प्रॉपर अपने पैरों पर खड़े होकर चलने के काबिल हुए। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी 76 दिन की, जिसमें इस इंसान के पास अगले 1 मिनट का भी पता नहीं था कि अगले 1 मिनट या 1 लम्हे में क्या होने वाला है। लेकिन इस इंसान ने जिस चीज का साथ नहीं छोड़ा वो चीज थी उम्मीद।
और इस इंसान ने कभी भी हार नहीं मानी। अगर शार्क आई तो उनका सामना किया, अगर खाना खत्म हुआ तो उसका अरेंजमेंट किया, पानी का अरेंजमेंट किया, और किस तरह अगर राफ्ट पंक्चर हुई तो उसको भी बना, उसको भी रिपेयर किया, लेकिन अपने हब से, अपने हालात से मुंह नहीं मोड़ा और अपने स्ट्रगल को जारी रखा। अपने जीवन के ऊपर एक बुक भी लिखी जिसका नाम है एडरिफ्ट 76 डेज लॉस्ट एट सी, यानी 76 दिन समुद्र में इधर उधर खिचड़ते हुए यानी भटकते हुए। और उसके बाद इनकी इसी नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी आई।